शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है देश में कोरोना के कहर के बारे में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है। अब तक 91 लाख 39,560 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात है कि इनमें 85,60,625 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 4,43,125 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,33,750 हो गई है। रविवार को 24 घंटे के अंदर 43,652 नए मरीज मिले। 40,586 लोग रिकवर हुए और 487 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में रविवार को 6,786 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 6,154 लोग ठीक हुए और 121 लोगों की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा रहा। इस मामले में 50 मौतों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 15 मई के बाद सबसे कम है। तब यहाँ 39 मौतें हुई थी। दिल्ली में इससे पहले 18 नवंबर को सबसे ज्यादा 131 मरीजों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का काफी कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 91 लाख को पार कर गया है। कोरोना से 1,33,750 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से कई राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू भी लगाया गया है। साथ ही साथ सरकार ने लोगों को कड़ी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना 500 से 2,000 रुपए कर दिया गया था। साथ ही लोगों के चालान भी काटे गए हैं इसे लेकर। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम मचा हुआ है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान में दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। यहाँ रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली लगातार सिसकती जा रही है। आपको बता दें कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड भी कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, तो कहीं बिना इलाज के ही लोग दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों को सड़क पर बैठे हुए देखा गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक दिल्ली में कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 6 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 22 नवंबर को 121 मौतें, 21 नवंबर को 111 मौतें, 20 नवंबर को 118 मौतें, 19 नवंबर को 98 मौतें, 18 नवंबर को 131 मौतें, 17 नवंबर को 99 मौतें हुई। यानी कि अगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो कुल 6 दिनों में मौतें 678 हुई हैं। इसी के साथ ही रोज कोरोना से सैकड़ों मरीजों की दिल्ली में मौत हो रही है। कोरोना दिल्ली के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों में अपना कहर छोड़ रहा है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को निगम बोध घाट पर कोविड-19 मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था में इजाफा किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन कोविड-19 के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कोविड से लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से हर दिन हो रही रिकॉर्ड मौतों के बाद शमशान घाटों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। शमशान पर बढ़ते दबाव और वहां आने जाने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों की रिपोर्ट के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को निगमबोध घाट पर कोविड-19 शवों के अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था में काफी इजाफा किया है। एक बयान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि सोमवार से कोविड-19 शवों के दाह संस्कार के लिए 13 और लकड़ी की चिताओं और 3 अतिरिक्त सीएनजी मशीनों का उपयोग किया जाएगा।
फिलहाल निगमबोध घाट पर कोरोना मरीजों के शव को जलाने के लिए 52 लकड़ी की चिताएं हैं। बता दें कि पिछले 10 दिनों से बड़ी संख्या में कोरोना मरीजों के शव घाट पर दाह संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में हर दिन शवों की संख्या 22 को पार कर गई है। उन्होंने बताया कि शनिवार को सिर्फ शाम 5 बजे तक 20 शव घाट पर अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। इसकी वजह से घाटों पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लगातार लोगों की मौत हो रही है। इससे घाटों पर लगातार शवों का दबाव बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार ने घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए काफी इजाफा किया है। साथ ही साथ लकड़ी के कई चीजों का प्रबंध किया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, एक तरफ कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, वहीं महाराष्ट्र में बिजली विभाग की मनमानी को लेकर किसान और आम आदमी पार्टी के लोग बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पुणे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार के आवास पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। साथ ही आपको बता दें कि उन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द बढ़ती बिजली की समस्या का निवारण किया जाए और बिजली विभाग का मनमानी कारोबार रोके और राज्य की जनता के बिजली का बिल भी माफ किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ दिन पहले मुंबई में एक दिन तक बिजली कट गई थी। तो इसको लेकर एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट किया था कि कई जगहों में तो बिजली आने का नाम छोड़ो, उन्होंने बिजली की कभी शक्ल तक नहीं देखी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 किलोमीटर दूर बुलर के पास एक निर्माणाधीन 4 लेन पुल ढह गया। इसमें कार्य कर रहे 15 मजदूर घायल हो गए हैं, जबकि 4 की हालत को गंभीर बताया जा रहा है, जिन्हें जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है और घायलों को एम्स ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार शाम करीब 7 बजे हुआ। आपको बता दें कि पुलिस और आपदा प्रबंधन दल ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बताया गया है कि हादसे के वक्त 15 लोग पुल पर काम कर रहे थे, तभी अचानक पुल का आधा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बूलर के पास निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने और इससे हुई दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। साथ ही इस घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई पुलों के ढहने की बात सामने आ चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं और कई लोग बहुत ही ज़्यादा गंभीर तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ले जाया गया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार काफी सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को गति प्रदान कर सकता है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने रविवार को राज्य के लोगों से कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने तथा दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे उन्हें रात का कर्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन वह नहीं मानते कि ऐसी पाबंदियों को लागू करने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की शर्तों में ढील देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी चली गई है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे ने बोला कि उन्हें रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है, लेकिन उनको नहीं लगता है कि ऐसा करने से किसी भी तरह की पाबंदी लगाने से कुछ उन्हें हासिल हो सकेगा। इसलिए उन्होंने सिर्फ लोगों को सचेत किया है और सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं।
इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जम्मू के अनंतनाग पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भाजपा ने नहीं बल्कि संसद ने निरस्त किया है और संसद द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खत्म किया गया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी इसे बहाल नहीं किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के कई मुख्यधारा दलों ने अनुच्छेद 370 को वापस लेने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिला विकास परिषद में रणनीति के साथ भाजपा जम्मू से लेकर कश्मीर तक चुनाव प्रचार को रफ्तार दिए जा रही है। पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता जम्मू कश्मीर के दोनों संभाग में डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने कश्मीर में तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रचार किया। शाहनवाज कश्मीर में कुछ और दिन रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों में पार्टी के कुछ और वरिष्ठ नेता भी यहां आएंगे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। सभी 20 जिलों में 280 सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होगा। श्रीनगर में शाहनवाज ने पीपुल्स अलायंस पर तंज कसते हुए कहा कि गुपकार गैंग इस भरोसे में है कि अनुच्छेद 370 बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे बहाल नहीं किया जाएगा। इस तरह से वे दावा कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी दावा कर रहा हूं। शाहनवाज ने कहा कि उचित प्रक्रियाओं के अनुसार इसे निरस्त कर दिया गया है और संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे फैसले को समझेगा और इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले 120 दिनों में देश के हर एक राज्य का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत उनकी उत्तराखंड से होने वाली है। इस यात्रा के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष सभी राज्यों में रुकेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। असल में बीजेपी अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिसंबर के पहले सप्ताह से देश भर में 120 दिनों का प्रवास अभियान शुरू होगा। यह अभियान 5 दिसंबर को उत्तराखंड से शुरू होगा। कार्यक्रम का मकसद संगठन को और मजबूती प्रदान करना और हर बूथ इकाई को और सक्रिय और मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रवास योजना में प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियों के साथ बैठक होगी। मंडल अध्यक्ष और मंडल समितियों के साथ उनकी बैठक होगी। इस दौरान सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता, 2024 की चुनावी रणनीति पर मंथन, संवाद और वैचारिक दृष्टिकोण बनाने और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने पर भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अमित शाह कई राज्यों का एक साथ दौरा करेंगे। साथ ही उनकी लिस्ट में सबसे पहले उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में वो 5 तारीख से दौरा करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कहर को लेकर कोरोना वैक्सीन को हम सबको इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत की खबर आई है। जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में देश को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का पहला लॉट मिल सकता है। भारत में 4 दवा कंपनियां अपने टीकों के क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे या फिर तीसरे चरण में हैं। टीके की खेप मिलने व टीकाकरण शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के कुल मामले 90 लाख के पार चले गए हैं।
अच्छी बात यह है कि इनमें से 85 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में 4.5 लाख के करीब मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन की लगाने की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर, नर्स, नगरपालिका के कार्यकर्ताओं से की जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सबको कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, तो उसी के बारे में यह खबर थी कि जनवरी के अंत तक या फरवरी की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आ सकती है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक सुरंग मिली है। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग की लंबाई करीब 150 मीटर है। इसी सुरंग के जरिए नगरोटा में आतंकी घुसे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस सुरंग का पता चला है। रेत के बैग और लकड़ियों से इस सुरंग को छिपाया गया था। रेत के बैग्स पर पाकिस्तान का पता छपा हुआ है। सुरंग में आने जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। इससे पहले जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने भारत में घुसपैठ के लिए सुरंग का इस्तेमाल किया है। इसी सुरंग से आतंकी 18 तारीख की रात को आए थे। पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज 12 बजे के करीब ये सुरंग मिली है। पाकिस्तान के बैग सुरंग के मुंह से निकाले गए हैं। आपको बता दें, डीजीपी ने बताया कि ये टनल करीब 150 मीटर लंबी है और 15 से 20 फीट जमीन से गहरी है। पाकिस्तान के अंदर इसका एंट्री पॉइंट बनता है। इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि पुरानी सुरंग भी इसी तरह सरकंडे के अंदर थी। इसी तरह की जगह चुनी जाती है जिसमें निकलते वक्त और मूवमेंट करते वक्त किसी को पता न चले। आपको बता दें कि 19 नवंबर को जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रक में ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल यह आतंकी जम्मू के सांबा इलाके के उस पार पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके से घुसपैठ कर जम्मू की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों से एनकाउंटर के बाद उनके पास से मोबाइल फोन, जीपीएस, वायरलेस सेट बरामद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार किया था, जिससे जैश-ए-मोहम्मद के साथ कनेक्शन सामने आए थे। तभी ये पता चला था कि वह जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है। आतंकी जम्मू के त्राल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जम्मू के उधमपुर से 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे नगरोटा केस के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद क्या आता है सामने, वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है बिहार विधानसभा के सत्र को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र के शुरुआती दिन सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सेंट्रल हॉल में होने वाली इस कार्यवाही में आज और कल नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। वहीं 25 नवंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के पद संभालने के बाद 26 नवंबर को संयुक्त सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर उसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही 26 और 27 नवंबर को चलेगी। विधानसभा के साथ विधान परिषद की बैठक भी 26 और 27 नवंबर को बुलाई गई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 27 नवंबर तक चलने वाला है। इसको लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ को लेकर है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में एसएसबी का एक जवान भी घायल हुआ है। फिलहाल मुठभेड़ स्तर पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
खबर के अनुसार नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच कांकेर के कोसरोंडा कैंप के पास मुठभेड़ हुई है। यह इलाका ताड़ोकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मारे गए नक्सलियों के पास से SLR समेत 12 बोल राइफल जब्त की गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार गौवंश के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कुछ कर लगाने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने आगरमालवा जिले में सुसनेर के समीप सालरिया में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने गौवंश के कल्याण के लिए कर लगाने के संभावित कदम के पीछे भारतीय संस्कृति में गौमाता को पहली रोटी खिलाने का तर्क भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित लोगों से सवाल किया। उन्होंने कहा, गौमाता के कल्याण के लिए और गौशालाओं के ढंग से संचालन के लिए कुछ मामूली कर लगाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या यह ठीक है? लोगों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2000 गौशालाएं बनाई जाएंगी तथा इन्हें सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज को गायों की रक्षा में सरकार की मदद करनी चाहिए। पहले गायों के बिना कृषि असंभव थी, लेकिन ट्रैक्टरों ने उन्हें खेती में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि गायों के दूध देना बंद करने पर लोग गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं, इसीलिए लाखों गायें सड़कों पर भटकती रहती हैं और भूख के लिए तड़पती रहती हैं। इन गायों को गौ अभयारण्य में आश्रय मिलेगा। इसी से तालाब खुद इसको एक उदाहरण बनाने के लिए हम अलग अलग संस्थाओं से बात करेंगे जो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्य रूप से सरकार रहेगी, लेकिन समाज की अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से अलग अलग प्रयोग कैसे किए जा सकते हैं स्वावलंबी बनाने के लिए, वो प्रयास भी किए जाएंगे। हमने ये तय भी किया है कि पंच परमेश्वर की राशि, मनरेगा की राशि, उसमें से भी उपयोग, अब जैसे मनरेगा की राशि से तालाब खोदना है तो तालाब खोदे, गौशाला के आसपास खोले, चारागाह डेवलप करने के काम, विकसित करने के काम। वन विभाग से भी हमने बात की है कि जो उजड़े हुए वन है वहां चारागाह विकसित किए जा सकते हैं तो गाय को अच्छा चारा मिल सकता है। उस तरह के प्रयोग हम प्रारंभ करेंगे। नगरीय क्षेत्र में जो निराश्रित गोवंश है उसका भरण पोषण का दायित्व नगरीय निकायों को सौंपने का हम लोग फैसला कर रहे हैं और गो संरक्षण और संवर्धन के दृष्टि से प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी यहाँ खोला जाएगा। एक बात आई है गो पर्यटन की, उसका प्रयोग भी हम करेंगे। आए गो अभयारण्य देखे, NSS के कैंप लग सकते हैं, यहाँ दूसरे कैंप लगाए जा सकते हैं। जिनको ध्यान के लिए, भजन के लिए आना हो तो गो अभयारण्य में आके कुछ कुटियां बने, वहां बैठे, वो कोई 2 दिन रहे, कोई 4 दिन रहे, कोई 5 दिन रहे। एक प्रयोग भूमि भी हम इसको बनाएंगे। कुल मिला के गाय, गौ माता हमारी आस्था का केंद्र है, तो आस्था की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से भी, भक्ति भाव से भी गौ संरक्षण का काम होगा। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए भी गौ माता का, गोवंश का हम सार्थक उपयोग करेंगे और गौशालाओं को भी स्वावलंबी बनाने के काम में जुटेंगे। और गौशाला के अंदर गाय आएगी तो सड़कों पे जो गाय घूमती, एक्सीडेंट होते हैं, गाय मारी जाती है, दुर्घटनाएं होती है, फसलों का नुकसान भी होता है, उससे भी बचा जा सकेगा। एक विनम्र प्रयास है जिसको आज हमने प्रारंभ किया है। इसी के साथ आज के बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।